हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स तुम पढ़ते हो। पहले हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जिसको आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तुम्हें पता है मेरे 20 मिनट्स के लेक्चर्स आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, पार्ट्स में आते हैं। पूरा साल बस तुम्हें मेरे साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते जाना है। मैं हर चीज को एक्रोनियम के साथ, कीवर्ड के साथ समझाऊंगी, सो दैट शुरू से ही तुम्हें याद करने की हैबिट भी बिल्ड हो जाए। ठीक है ना? तुम्हें अपने कॉमेंट सेक्शन में जाके अपने नाम की अटेंडेंस लगानी है और एक प्रॉमिस करना है कि पूरा लेक्चर एक ही बार में बैठ के तुम्हें देखना है। ठीक है? तुम्हारे नाम की जब अटेंडेंस लग जाएगी तो मुझे भी पता चल जाएगा मेरे कौन कौन से रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पूरा साल मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? बाकी आज के लेक्चर में हेनरी फ्योल के कुछ एक प्रिंसिपल्स हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है? नोट्स के लिए टेलीग्राम है, एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल है, हर जगह जाके फॉलो कर लेना। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? एंड आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सबसे पहले ये समझने के साथ कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आपको मेरे साथ पढ़नी होगी, ये तो हमें पता है, हमारा दस्तूर है कि मैं भी रीड करूंगी, तुम मेरे साथ रीड करोगे। ठीक है? सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दे आर एक सेकेंड। So, principles of management क्या है? They are broad and general guideline for decision making and behavior developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experiences of the managers। कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या है? ये ब्रॉड है। ठीक है? ये जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है? ये क्या है? ये ब्रॉड है, ये जनरल गाइडलाइंस है। ये क्यों है? ये क्यों है? डिसीजन मेकिंग के लिए है। डिसीजन मेकिंग के लिए है। ठीक है? ये क्यों है? डिसीजन मेकिंग के लिए है। ये कैसे बनाए गए हैं? ये कैसे बनाए गए हैं? दे आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है? ये क्या है? सबसे पहले अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो ये ब्रॉड है बहुत ज्यादा और ये जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है? ये क्यों है? ये क्यों है? ये डिसीजन मेकिंग के लिए है एंड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए है। बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए है। ये कैसे बनाए गए? ये कैसे बनाए गए? ये कैसे बनाए गए? ये आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए गए, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे बनाए गए और ये बहुत ही सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाए गए। ठीक है? तो ये हमारे क्या, क्यों और कैसे का मतलब हमें समझ आता है, समझ आता है। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंदी भाषा में समझा देती हूँ कि भैया देखो, हम लोग सब, जो भी इंसान इस दुनिया में बिजनेस चला रहा है, चाहे छोटी सी दुकान है उसकी, ठीक है, या उसका बहुत ही बड़ा मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है, हर एक इंसान को हर एक बिजनेस के अंदर अपनी हर एक चीज को मैनेज करना होता है। ठीक है? मैनेजर्स होते हैं, हर लेवल के होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, हर एक डिपार्टमेंट के होते हैं। ठीक है? हर एक चीज का मैनेजर होता है। अब देखो, मैनेजमेंट जो तुम्हें करनी है ना, मैनेजमेंट जो तुम्हें करनी है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से करनी होती है। ठीक है? सेम ही रूल्स होते हैं, सेम ही गाइडलाइंस होती हैं, सेम ही तरीके से तुम्हें एम्प्लॉयज को डील करना है, सेम ही तरीके से प्रॉफिट को, कॉस्ट को, सेल्स को, प्रोडक्ट को, हर चीज को मैनेज करना होता है। कुछ एक मैनेजर्स थे, कुछ एक ऐसे महान लोग थे जिन्होंने कई सालों तक बिजनेसेस में काम किया, कई सालों तक अपने जो है एज अ मैनेजर उन्होंने काम किया और उन्होंने कुछ एक कॉमन पैटर्न्स नोटिस किए कि अगर मैं ये कॉमन चीजें कहीं भी करूं, दुनिया में किसी भी बिजनेस पे अप्लाई करूं, तो मैनेजर अगर ये काम करेगा तो ये आउटपुट निकाल सकता है, इस तरीके से बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। ठीक है ना? अगर मैं इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लेती हूँ, अगर मैं इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लेती हूँ, तो वो जो कॉमन पैटर्न्स है, वो जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, वो मुझे पता चल जाएंगे। अगर मैं नहीं पढ़ती हूं तो क्या होगा? तो मुझे पता ही नहीं होगा ये कैसी है, तो मैं कुछ भी करती रहूंगी बिजनेस में, फिर कभी कोई गलती हो जाएगी, फिर गलती करके सीखूंगी, फिर गलती करके सीखूंगी। लेकिन अगर मैंने पहले ही प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया तो मैं गलती करके नहीं सीखूंगी, मुझे पहले ही पता होगा कि भैया इस काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मुझे वो सब पहले ही पता होगा। समझ रहे हो? तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, हमारे मैनेजर्स के लिए एक गाइड की तरह है, हमारे मैनेजर्स के लिए एक जनरल गाइड की तरह है कि तुम्हें जब मैनेजमेंट करनी है, जब एम्प्लॉयज को संभालना है, तो ये स्टेप्स उठाओ तो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? और ये प्रिंसिपल कैसे बनाए गए हैं? एक्सपेरिमेंट के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये प्रिंसिपल बनाए गए। ठीक है?
इन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा है, इन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा है? सबसे पहले हमारे पास एक्रोनियम क्या है, क्यूबिकल। सबसे पहले हमारे पास एक्रोनियम क्या है, क्यूबिकल, CUBICAL, क्यूबिकल। ठीक है जी। नेचर मतलब कि ये प्रिंसिपल्स का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन प्रिंसिपल के, वो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने अभी तुम्हें बोला ना कि कुछ महान लोग हैं, उन्होंने मैनेजमेंट करी और उनको पता चला कि ऐसा करूंगा तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो प्रिंसिपल्स मुझे एग्जैक्टली बताते हैं कि तुम्हारा क्या स्टेप लेने पे क्या रिजल्ट निकलेगा। ये मुझे एग्जैक्टली बताते हैं कि क्या स्टेप लेने पे क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या स्टेप लेने पे क्या रिजल्ट निकलेगा। और कुछ भी रिजल्ट आया हो तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आया है क्योंकि मैंने ऐसा किया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए मैं फेल हो गया, मैंने पढ़ाई करी थी इसलिए मैं SRCC पहुंच गया। तो तुम रीजन, कॉज को और इफेक्ट को आपस में ट्रैक कर सकते हो भैया जी। ठीक है जी, इन प्रिंसिपल्स की वजह से। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, अगर वेजेस हमने पर पेड ऑन द पीस रेट सिस्टम, ठीक है, मतलब पर पीस के हिसाब से अगर हमने उनको पेमेंट करी है, सो द क्वांटिटी ऑफ वर्क विल इंक्रीज बट द क्वालिटी विल सफर। मतलब अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलूं कि तुम्हें मैं पर पीस 100 रुपए दूंगी, तो एम्प्लॉय तो यही कोशिश करेगा ना कि वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाए। फिर चाहे यूनिट गंदा ही क्यों ना बने, चाहे उसकी क्वालिटी खराब ही क्यों ना बने, वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाएगा। ठीक है ना। तो उसने रिजल्ट को उसके कॉज के साथ जोड़ा, कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता ढूंढा। ओके जी। अगला अगला मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। यूनिवर्सल मतलब दुनिया में हर जगह, हर टाइप ऑफ कंपनी में, हर लेवल पे, हर एम्प्लॉय, हर मैनेजर इन रूल्स को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है इट इज अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल है या हॉस्पिटल है या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस है, हर लेवल पे है, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है। ठीक है। बिजनेस में भी होता है, नॉन प्रॉफिट फॉर वाली चीजों में भी होता है, NGOs में भी होता है, सरकारी सेक्टर में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, सर्विस सेक्टर में भी होता है। हर जगह इन प्रिंसिपल का यूज होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। अगली चीज, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल्स हैं पूरे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं कि हम ह्यूमंस को देखो, मैनेजर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, एम्प्लॉय क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो जो मैनेज कर रहा है वो भी ह्यूमन, जिसको मैनेज किया जा रहा है वो भी ह्यूमन। तो ये पूरे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। अगर मैं गुस्सा करूंगी तुम डर जाओगे, मैं प्यार से समझाऊंगी खुशी खुशी समझ जाओगे, समझ तो दोनों तरीके से जाओगे, पर गुस्सा करूंगी तो डर के समझोगे, प्यार से समझाऊंगी खुशी खुशी समझोगे। अगर खुला छूट छूट दे दूंगी तो शायद समझोगे ही नहीं। सो मेरे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, राइट, कि तुम्हारा कैसा फीलिंग है। अच्छा, तुम्हारे बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं 2 बार 3 बार प्यार से समझा रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, फिर एक ना एक बार गुस्सा करना ही पड़ेगा। सो तुम्हारे बिहेवियर पे मेरा डिपेंड करेगा, मेरे बिहेवियर पे तुम्हारा। सो ये जो पूरे प्रिंसिपल्स है कि मैनेजर क्या कर रहा है, लेबर क्या कर रही है, ये सारा कुछ टोटली ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है, टोटली ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है। ठीक है। अंडरस्टैंड करता है बिटवीन द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेस। ये एक अंडरस्टैंडिंग लेके आता है इंसानों और मटीरियल रिसोर्सेस के बीच में। इसकी बात आगे करेंगे भी हम प्रिंसिपल्स जब हम समझेंगे, प्रिंसिपल्स की जब एक एक करके डिस्कशन करेंगे, सो यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। अगला, इट इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबिलिटी। तुम इसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली हमें बताया गया है कि हमें प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है, बट हम इसको हर सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बिकॉज कोई बिजनेस सेम नहीं होता, टॉप लेवल अलग है, मिडिल लेवल अलग है, लोअर लेवल अलग है, हर बिजनेस अलग है, हर बिजनेस में लोग अलग है, मैनेजर अलग है, हर बिजनेस के कॉम्पिटिटर अलग है, गवर्नमेंट के रूल्स अलग है, सब कुछ एक पूरा बिजनेस एनवायरमेंट हर बिजनेस के लिए अलग है। सो हर बिजनेस में रूल अप्लाई तो कर सकते हो, पर उसको थोड़ा सा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एडिट कर लो, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ढाल के उसको अप्लाई करो। तो ये पूरे तरीके से क्या है, फ्लेक्सिबल है रूल। हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल है, ये मॉडिफाई करे जा सकते हैं एज पर द सिचुएशन। जैसे कि अगर छोटी कंपनी है तो सेंट्रलाइजेशन करो, अगर बड़ी कंपनी है तो डिसेंट्रलाइज करो। अभी अगर इनका मतलब नहीं समझ आ रहा तो इंतजार करो, हमारा एक प्रिंसिपल है उसमें हम ये समझेंगे। ओके जी। अगला बेटा जी आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या होता है, अकाउंट्स में बनाते हो ना कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंट क्या होता है कि भैया अगर फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन हुआ
तो मैं इस फंड का यूज करूंगा, कंटिजेंसी रिजर्व का यूज करूंगा, आप पैसा निकाल के इस्तेमाल कर लूंगा। वही यहाँ पे है कि फ्यूचर में जो घटना घटित होगी उसके अकॉर्डिंग तुम अपने स्टेप्स लोगे, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भैया सिचुएशन ऐसी है, अब ये सिचुएशन घटित हो चुकी है, उस सिचुएशन के बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, कैसे प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, वो उस सिचुएशन पे, उस घटना पे आधारित होगा पूरे तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हें जो वेजेस देनी है, ठीक है, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि अब हमने तो बोला है कि तुम्हें ना सही पैसा देना है, एम्प्लॉय का ना हक नहीं मारना, एम्प्लॉय को ना अच्छा खासा पैसा देना है, लेकिन जो पैसा तुम एम्प्लॉय को दोगे ना, वो बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। तुम्हारे पास कितना पैसा है, एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, उसका स्किल कितना है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। हमें तो प्रिंसिपल्स में बोल दिया जाएगा कि तुम फेयर दो, इतना पैसा तो दो कि एम्प्लॉय का घर चले, एम्प्लॉय का भला हो जाए, ये वो। लेकिन भैया एम्प्लॉय ने कितना काम किया, हमारे पास कितना पैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम एम्प्लॉय को कितना पैसा एक्चुअल में दे रही है। सो जो हमारी करंट सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला आता है एप्लीकेबल बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। भैया तुम पहली बार में ही जाकर अप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहोगे, वैसे वैसे बेहतर अप्लाई करोगे। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं ये भी प्रैक्टिस के बेस पे बने हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पे बने हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म कैसे हुए, एक्सपीरियंस से, कलेक्टिव नॉलेज से, ठीक है ना। और तुम इनको अप्लाई भी कैसे करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, अप्लाई करते चले जाना। ठीक हो गई बात, ठीक है ना। जैसे कि हम एक फटीग स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानते हैं कि कितने टाइम के बाद एम्प्लॉय को रेस्ट देना है, ब्रेक देनी है। जैसे तुम पढ़ाई करने के बाद कितने टाइम के बाद ब्रेक लोगे, तो भैया बिना रिसर्च के, बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपेरिमेंटेशन के तो तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि मेरा एम्प्लॉय कब थका, कब उसको ब्रेक दूं, कब ना दूं। तो इन सब चीजों के लिए यू नीड एक्सपेरिमेंटेशन, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड टाइम, ठीक है। एंड अगली चीज कि ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। ये क्या है, बिल्कुल जनरल गाइडलाइंस है, ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जैसे अकाउंट्स में होता है ये डेबिट होगा तो डेबिट ही होगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट ही होगा। पर बिजनेस स्टडीज में क्या है कि हाँ पॉइंट लिख दो, पर अंदर की एक्सप्लेनेशन अपने बेस पे लिख सकते हो, है ना। राइट, एक्सप्लेनेशन आप थोड़ी सी अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हिंदी में लिख दोगे, गाने लिख के आ जाओगे, नहीं नहीं, है ना। गाइडलाइंस तो हैं, पर जनरल गाइडलाइंस है कि भैया इंग्लिश में लिखना है, अच्छे से लिखना है, सही लैंग्वेज लिखनी है, थोड़े बहुत कीवर्ड्स यूज करने हैं, पर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। वही चीज यहाँ पे है कि प्रिंसिपल तो दे दिए, प्रिंसिपल अप्लाई भी कर लेना, पर थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और उस हिसाब से प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें उसको अपने हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा, अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हम पढ़ेंगे आगे, उसकी मदद से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है जी। अगला टॉपिक आता है मेरे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस बोले तो कि भैया ये क्यों जरूरी है, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं ये क्यों जरूरी है, ये क्यों बनाए गए, कैसे बनाए, हमें क्यों पढ़ना ही क्यों है, व्हाई डू वी नीड दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्रोनिम आता है। एक्रोनिम मेरे पास क्या आता है, असाम विद डबल एम, ठीक है। असाम, ये मेरा क्या है, एक्रोनिम, ASAMM, ये हमारा क्या है, एक्रोनियम है, ठीक है। देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बोलता है, अडेप्टेड चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे मेरा बिजनेस का एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, वैसे वैसे हमें भी उसके साथ साथ चेंज होना पड़ता है, खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। और वो अडेप्टेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हमें मदद करते हैं अच्छे से मैनेजमेंट करने में, अच्छे से कंपनी को संभालने में, अच्छे से एम्प्लॉइज को संभालने में। तो जब पहले से ही सब अच्छे से चल रहा होगा तो एक मैनेज्ड एनवायरनमेंट के अंदर चेंज लेके आना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, उसका अडेप्टेशन बहुत इजी होता है। तो मैनेजर्स जो हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि नाउ सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज, आजकल आउटसोर्सिंग बहुत चल रहा है, ठीक है। एयरटेल हैज स्टार्टेड इट्स नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी लाइक कॉल सेंटर, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है। इट हैज रिड्यूस द कॉस्ट मेनी टाइम्स। तो जैसे ही बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ा, जैसे ही बिजनेस को आउटसोर्सिंग करनी पड़ी, तो बिजनेस ने इजीली कर ली, क्योंकि बिजनेस में पहले से मैनेजमेंट अच्छे से चल रही थी। सो जैसे ही उसको लगा कि यार मुझे मेरे नॉन कोर बिजनेस पे फोकस नहीं करना, उसने साथ के साथ नॉन कोर बिजनेस को आउटसोर्स कर दिया। और ये बहुत बड़ा चेंज था जो इजीली अडेप्ट कर लिया गया, बिकॉज मैनेजमेंट अच्छे से हो रही थी, बिकॉज प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे, ठीक है जी। दूसरा आता है साइंटिफिक डिसीजंस। हमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। ये हमें ऐसा नहीं बोलते कि भैया पुराने जमाने में ऐसा होता था, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं बोलते। प्रिंसिपल्स ना बहुत लॉजिकल, हर चीज का रीजन देते हैं, हर चीज का एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बेस पे बनाए गए हैं। तो ये आपको साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है। आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आपको सोचे समझे डिसीजन लेने हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम आएगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का, ठीक है। डिफरेंशियल वेजेस हमें देने होंगे अलग अलग लोगों को। ये जो पूरे का पूरा सिस्टम था, ये बोलता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना कि पहले तो ये होता था तो ऐसा ही करेंगे। अब जो जरूरी है, अब जो सही लग रहा है एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन, आज की डेट में एम्प्लॉयज को, लेबर को सही करने के लिए ये करो। तो वो इसमें किया। तो साइंटिफिक डिसीजन है, लॉजिक बेस्ड डिसीजन है। ये क्या होता है, ये क्या होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसको आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, हमारा ये एक प्रिंसिपल है ये भी, ठीक है। अगला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें एक बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को कस्टमर चाहिए। कस्टमर कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से। बिजनेस को इन्वेस्टर चाहिए, सोसाइटी से आएगा। बिजनेस को एम्प्लॉयज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लायर चाहिए। हर एक इंसान जो बिजनेस को चाहिए, हर एक चीज जो बिजनेस को चाहिए, वो सोसाइटी से ही उसको मिलेगी। तो बिजनेस को सोसाइटी के टूवर्ड्स ध्यान देना पड़ेगा, और वो तभी दे सकता है जब वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। तो भैया ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करवाने में मदद करते हैं, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो पाती है अगर प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। क्योंकि जो ह्यूमन भी है और सामान भी है, मटेरियल भी है, वो सब कुछ सही से अपनी जगह पे रहता है। ट्रायल एंड एरर की कोई चांस ही नहीं होती, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होती है हर चीज की, ठीक है। अच्छे से सारा काम होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल बहुत इफेक्टिव बन जाती है। इफेक्टिव मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, कम टाइम में टाइम के ऊपर गोल्स पूरे हो जाते हैं, है ना। अच्छा, मैनेजरियल ग्रोथ। ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। कोई भी हमें नया मैनेजर लेके आना है, वो बहुत ईज़िली हो जाता है, ठीक है। एग्ज़िस्टिंग जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। इट इंक्रीज़ेज़ द नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स, है ना, इन हैंडलिंग द सिचुएशंस। जो मैनेजर है, वो एक अच्छा मैनेजर बन पाता है। कोई नया मैनेजर लाना है, वो ईज़िली आ पाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर में ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सबको मैनेजमेंट सिखा देते हैं, ठीक है जी, दैट इज़ व्हाई। ठीक है ना। सो बाय गिविंग वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स दे कैन रिड्यूस द बर्डन। अब मैनेजर जो है अपना काम सबॉर्डिनेट को देके अपना बर्डन कम कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में मदद करते हैं ये प्रिंसिपल्स। जैसे हम आप लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ के तुम आगे जाके बिजनेस करोगे, मैनेजर बनोगे। तो आपको फ्यूचर के लिए मैनेजर बनाने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए हम ये प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाते हैं। तो अगर किसी को भी मैनेजर बनना है, किसी को भी एमबीए करनी है, बीबीए करनी है, जैसे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, इन सभी चीजों में ये प्रिंसिपल्स जो है आपके करिकुलम का हिस्सा होते हैं। और ये प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि कल को जब भी तुम बिजनेस करो, तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, अप्लाई करो, और ये तुम्हारी मदद कर सके। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात। यहां तक हमने दो टॉपिक्स कवर करे। क्या क्या किया हमने यहां तक कवर? प्रिंसिपल्स का नेचर, प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। अब आएगी मेरी दो और वीडियोस। एक में हम पढ़ेंगे हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स, एक में हम पढ़ेंगे टेलर के प्रिंसिपल। दो या तीन वीडियोस और आएंगे अभी, ठीक है। तो मैं 20-20 मिनट वाली छोटे छोटे वीडियोस में अभी पूरा साल आपको करवाने वाली हूँ, है ना। उसके बाद लास्ट में वन शॉट भी आएंगे, रिवीजन भी आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आएगा। पर अभी पूरा साल 20-20 मिनट की मैं वीडियोस डालती हूँ, तो आप 20-20 मिनट की वीडियोस रोज देख के अपना काम खत्म कर सकते हो, है ना। आज के 20 मिनट आपके पूरे होते हैं। दो टॉपिक हमने करे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। अभी आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और आज के लेक्चर को हम यहीं पे कर रहे हैं खत्म। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रख लो, हमने दो टॉपिक पढ़े, दोनों का एक्रोनियम क्या था? पहले का क्या था? क्यूबिकल। दूसरे का क्या था? असम, है ना।
इन एक्रोनिम्स की मदद से आपको दोनों के ही पॉइंटर्स जो है याद रखने बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। एक बार इसके रिवीजन जरूर कर लेना, रीड जरूर कर लेना, एनसीईआरटी में से एग्जैक्ट लाइंस को एक बार रीड आउट कर लेना और ये पॉइंटर्स को याद कर लेना विद द हेल्प ऑफ एक्रोनिम। ठीक होगी बात? ठीक होगी बात? अब कोई भी किसी को डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, पार्ट नंबर 2 के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।